हेलो फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CWS 2.0। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है और इसके बारे में कंप्यूटर के। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जो कि कंटेंट्स में दिया गया है। कंप्यूटर फंडामेंटल्स, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है। तो ये जो है आप लोग का चैप्टर है। तो चैप्टर वाइज मैं नोट्स है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स क्या होता है। इस चैप्टर के अंतर्गत हमें वो चीज़ें पढ़ना है जो हर एक कंप्यूटर स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कंप्यूटर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, माउस क्या है एवं उसके प्रकार, कंप्यूटर के इतिहास को पढ़ेंगे और उसकी पीढ़ी को। CPU क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, और कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी हम लोग फंडामेंटल्स चैप्टर में ही प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। जैसा कि कंप्यूटर के बारे में बेसिक से बेसिक जानकारी प्राप्त करना ही फंडामेंटल्स कहलाता है। तो इस चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्स में सवाल किए जाते हैं। जिस भी एग्जाम में कंप्यूटर से संबंधित सवाल किए जाते हैं, वहाँ पर फंडामेंटल से संबंधित बहुत सारे सवाल होते हैं। अगर आप फंडामेंटल्स को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आप इन सारे सवालों को आसानी से फेस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, जो कि इनपुट के रूप में डेटा को ग्रहण करता है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में प्रदर्शित, अर्थात उसका रिजल्ट शो कराता है स्क्रीन पर हमारे। तो उसे हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है। आपको कहीं कहीं ये भी देखने को मिलेगा कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है, मगर घुमा फिरा के दोनों का हिंदी मतलब गणना करना ही होता है। कंप्यूटर का मतलब गणना करना होता है। तो हम लोग कंप्यूटर के बारे में जान गए और इसके पार्ट को हम देख सकते हैं। कंप्यूटर का पार्ट मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU, यूपीएस, माउस, ये सारे कंप्यूटर के सिस्टम्स पार्ट हैं। कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है, कंप्यूटर का पूरा नाम कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च होता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। एक बार और बता दूं, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च, इसका फुल फॉर्म होता है। अर्थात जिसका उपयोग गणना, प्रक्रिया, अनुसंधान आदि कार्यों में किया जाता हो, उसे हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर के कुछ विशेषताएं या लाभों को जान लेते हैं हम लोग इस वीडियो में। तो कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं करता है। वाह! कंप्यूटर 1 सेकंड में, मात्र 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर लेता है। कंप्यूटर कठिन से कठिन सवालों का जवाब बिना किसी गलती के उसका परिणाम निकाल देता है। हम जितनी डाटा को चाहे उतनी डाटा को कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसा कि हम बता दूं कि कंप्यूटर जो होता है, वो डाटा चाहे उतनी डाटा को कंप्यूटर के अंदर रख सकता है, लेकिन उसमें एक खासियत है। जितना कंप्यूटर में स्टोरेज के हिसाब से ही वो डाटा को ग्रहण करेगा। स्टोरेज अगर खाली होगा तो ग्रहण करेगा, अगर नहीं होगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा कंप्यूटर। हम कंप्यूटर की सहायता से बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, अस्पताल इत्यादि में पैसे के लेन देन, डाटा एंट्री इत्यादि के लिए कर सकते हैं। कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दिया जाता है, जिसके जरिए हम अपने कंप्यूटर में पासवर्ड लगाकर सभी दस्तावेजों को सुरक्षित कर सकते हैं। जैसा कि मैं बता दूं, कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दिया जाता है, जिसके जरिए हम लोग कंप्यूटर में पासवर्ड लगा कर कहीं जा सकते हैं। कोई उसे खोलना चाहे तो नहीं खुलेगा जब तक पासवर्ड नहीं उस पे दस्तावेज दिया जाएगा। आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए भी किया जा रहा है, जिससे कि किसी भी ट्रैक किया जा सकता है और ये पता लगाया जा सकता है कि कौन कहाँ पर क्या हमला कर रहा है। अब ये हमला किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे हवाई हमला, फायरिंग हमला इत्यादि। ओके, तो आजकल मनोरंजन या पढ़ाई के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत बहुत जरूरी हो गया है। कंप्यूटर्स के होने से व्यापारियों को काफी फायदा हो गया है। वो एक ही स्थान से सारे कामों को मैनेज कर देख रहे हैं, आसानी से कर ले रहे हैं वो लोग। सरकारी दस्तावेजों में, दफ्तरों में, सरकारी दफ्तरों में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जा रहा है। जैसा कि मैं बता दूं, रेलवे या वायुयान जैसी जगहों पर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ वैज्ञानिक लोग नए नए खोज या शोध करने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उसमें डाटा रखते हैं। उसमें वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट होते हैं उसमें डाटा को रखते हैं। कंप्यूटर विकास के इतिहास को लिखते हैं हम लोग। देख लेते हैं कैसे विकास हुआ कंप्यूटर का। अगर बात आती है कंप्यूटर विकास के इतिहास की, तो इसका मतलब यही है कि कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ, शुरुआत में इस पर किस तरह से काम किया गया और फाइनली किस तरह का कंप्यूटर लॉन्च किया गया, पहले के ज़माने में किस तरह का कंप्यूटर रहा और कैसे कैसे डेवलप किया गया। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कंप्यूटर के इतिहास को। आप लोग बने रहिए यूट्यूब चैनल पर CWS 2.0। सबसे पहले अबकस नामक एक यंत्र आई थी, जो कि ली काई चेन चीन के द्वारा 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसका काम सिर्फ जोड़ना, घटाना और वर्गमूल निकालने जैसा काम था, लेकिन ये यंत्र लकड़ी का बना हुआ था, वो भी बहुत बड़ी आकार की। जैसे देखने के बाद आपका दिमाग तो खराब होगा ही। इसके साथ आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर इसे किस तरह से मैनेज किया जाता होगा। जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं, बहुत बड़ा कंप्यूटर पहले होता था लकड़ी का।
ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि यह लकड़ी के ढांचा में तैयार किया गया यंत्र था जो कि एक हॉरिजॉन्टली तारों से गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना करता था। आपको चित्र में कुछ न समझ में आए, लेकिन सन 1617 में जोहन नेपियर स्कॉटलैंड नामक वैज्ञानिक ने नेपियर वोनस नामक एक कैलकुलेशन करने वाली मशीन का निर्माण किया था, जिसमें कि 0 से 9 तक पहाड़े लिखे हुए रहते थे, जिसके जरिए गुणा का काम किया जाता था। वास्तव में ये भी एक कैलकुलेटर ही था जिसके जरिए सभी संख्याओं को जोड़ने और घटाने का कार्य किया जाता था, जो कि ब्लेक पास्कल फ्रांस के द्वारा सन 1642 में निर्माण किया गया था। इसे प्रथम मैकेनिकल मशीन भी कहा जाता है। आप इस मशीन को ध्यान से देख, इसमें कई सारे चक्र के जिन पर 0 से 9 तक की संख्याएं अंकित है, जिसके जरिए सारा काम किया जाता था। आप लोग जैसा कि इस चित्र में देख सकते हैं, 0 से 9 तक की संख्याएं इसमें प्रदर्शित की गई रहती थी। फिर 1822 में चार्ल्स बैबेज ब्रिटिश के द्वारा डिफरेंस इंजन नामक एक आविष्कार किया गया, जो कि भाप से चलती थी, जिसका काम था जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करने के साथ साथ इसका प्रयोग बीजगणितीय फलनों में भी किया जाता था। सन 1930 में मार्क वन के नाम से विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना करने वाला यंत्र का आविष्कार हार्वर्ड आइकन के द्वारा किया गया था, जिसका प्रयोग सभी प्रकार की गणनाएं करने के लिए किया जाता था। सन 1946 में इनिक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटग्रेटर कंप्यूटर नामक प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, जिसका आविष्कार जेपी एकर्ट और जॉन मौचली के सहयोग से किया गया। इसको मुख्य रूप से अमेरिकी सेना के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मदद के लिए बनाया गया था, जिसमें एक कंप्यूटर सभी सैनिकों को काफी मदद भी किया। सन 1949 में EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर नामक पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार मैरिस बिकल्स के द्वारा किया गया। आजकल के ज़माने में हम लोग का कंप्यूटर है, हम लोग कहीं लेकर जा सकते हैं, लेकिन उस समय जो कंप्यूटर होता था उसे कहीं लेकर नहीं जाया जा सकता था, एक जगह स्थानित हो रहता था। यह दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसका प्रयोग वर्गों के पहाड़े और अभाज्य संख्या जैसे गणना करने के लिए किया जाता था। और सन 1950 में EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर नामक कंप्यूटर जोहन वन न्यूमन के द्वारा बनाया गया, जिसका प्रयोग गणनाएं करने के लिए किया जाता था। ठीक है, और इसके बाद सन 1951 में UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर नामक सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जे प्रिस्पर एकर्ट और जॉन मचौली के द्वारा बनाया गया था। एक कंप्यूटर सांख्यिकी और शाब्दिक दोनों के प्रकार के डाटा को संसाधित करता था। तो चलिए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर की पीढ़ी को देखते हैं। अगर आप जानते हैं कि अगर बात आती है कंप्यूटर की पीढ़ी का, तो एक्चुअल में कंप्यूटर की शुरुआत कब से हुई, उसकी बनावट, गुण, कीमत, स्पीड, साइज इत्यादि चीज़ों में कैसे कैसे बदलाव कब और कैसे आता गया इत्यादि चीज़ों के बारे में पढ़ना या दर्शाना ही कंप्यूटर की पीढ़ी कहलाती है। जैसा कि मैं बता दूं कि सभी जगहों पर कंप्यूटर जनरेशन का समय अलग अलग मिलेगा, जिसमें कि 1, 2 या 3 वर्षों का अंतर हो सकता है। इसलिए आप इस बात से टेंशन ना लें कि सभी जगह अलग अलग क्यों बताया जाता है, अनुमानित आंकड़े होते हैं ये सब। प्रथम पीढ़ी, चलिए हम लोग पीढ़ी को आप लोग पढ़ लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं नोट जितना भी है। तो पीढ़ी को आप लोग पढ़ लेना, वैसे इसमें कुछ है नहीं, पीढ़ी बहुत लंबा है इसका। कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जो कि उसके आकार, उद्देश्य और अनुप्रयोग पर निर्भर करता है। आकार के आधार पर सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पर सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। अनुप्रयोग के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। ये होता है सुपर कंप्यूटर। क्या होता है? ये सबसे फास्ट और अधिक क्षमता वाला कंप्यूटर होता है। इस पर एक से अधिक व्यक्ति एक बार में काम कर सकते हैं। इस कंप्यूटर की साइज बहुत बड़ी होती है, इसके वजह से इसकी कीमत बहुत ही अधिक होती है। अर्थात मैं आपको बता दूं कि सुपर कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः मौसम की भविष्यवाणी जानने और अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने, प्रयोगशालाओं में शोध या खोजकर्ताओं के द्वारा काम को करने के लिए किया जाता है। सुपर कंप्यूटर सभी लोग नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी, महंगी और मार्केट में उपलब्ध भी नहीं होता है सुपर कंप्यूटर। विश्व के सबसे पहला कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर का नाम क्रे 1 था, जो कि सन 1979 अमेरिका में बनाया गया था।
और भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम परम था, जो कि 1998 में बनाया गया था। माइक्रो कंप्यूटर, यह कंप्यूटर आकार में बहुत ही छोटा होता है, इसलिए इसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। इस कंप्यूटर का आप टैबलेट पर आराम से रख सकते हैं और इसे प्रयोग में ला सकते हैं। अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं तो इसकी स्पीड भी अन्य कंप्यूटर के जैसे ही होती है, मगर इस पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। वर्तमान समय में माइक्रो कंप्यूटर की आकार बहुत ही छोटी हो चुकी है, जो कि देखने में एकदम पुस्तक की तरह होता है। जैसा कि मैं बता दूं, माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः व्यवसाय या चिकित्सा में किया जाता है। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मिनी कंप्यूटर का भी आकार बहुत छोटा होता है, मगर इसकी कीमत और स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा होती है। इस कंप्यूटर पर एक समय में एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः छोटे-छोटे कंपनियां करती हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से बड़े खर्चीले होते हैं, मगर इसमें तेज गति से ये कार्य करते हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः सरकारी दफ्तरों, बैंकों, रेलवे, प्राइवेट कंपनियों, पैसा की लेन-देन इत्यादि के लिए किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर क्या होता है? इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे किसी तरह के डेटा को तैयार करना, प्रिंटिंग का काम करना, किसी तरह का सूचना पत्र तैयार करना। वे सब सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर कहलाते हैं। विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर क्या होता है? इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, मौसम विभाग के लिए विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? तो जैसा कि मैं बता दूं कि इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग दाब, तापमान, पारा, लंबाई इत्यादि को मापकर उनके परिणामों को अंकों में व्यक्त करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। और डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग अंकों की गणना करने के लिए किया जाता है। जैसा कि मैं बता दूं कि आजकल के जितने भी कंप्यूटर हैं वो सब डिजिटल कंप्यूटर में आ रहे हैं। एक कंप्यूटर इनपुट किया गए डाटा या प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित करके उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रयोग करते हैं और उसका रिजल्ट हमें आउटपुट के रूप में मिलता है। इस तरह के कंप्यूटर का मुख्यतः व्यापार को चलाने, घर के बजट तैयार करने इत्यादि में किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड, इस तरह के कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण सम्मिलित होते हैं। जैसा कि एक कंप्यूटर दोनों का काम कर सकता है, उसे हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। अब आता है कंप्यूटर के भाग। कंप्यूटर के पार्ट कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर को अक्षर और अंकीय रूप में डेटा और सूचना देने के लिए करते हैं। कीबोर्ड में कई सारे बटन होते हैं, मगर ये निश्चित नहीं है कि कितने बटन होते हैं, क्योंकि ये सब उसकी साइज, कीमत और कंपनी पर निर्भर करता है। मैं आपको बता दूं कि यूजर के द्वारा कीबोर्ड में दबाई गई बटन को कीबोर्ड सबसे पहले बफर में स्टोर करता है और उसके बाद उस कोड को सीपीयू के पास भेजता है। फिर सीपीयू उस कोड को प्रोसेस करने के बाद उसे आउटपुट के रूप में प्रदर्शित कराता है। कीबोर्ड जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ESC, फंक्शन F1, फंक्शन 2, फंक्शन F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12। इसमें कई सारी बटन होती हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। नोट, ये युक्तियाँ जो यूजर के द्वारा कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मोडम, स्कैनर इत्यादि। और वे युक्तियाँ जो यूजर के द्वारा निर्देश के बाद आउटपुट के रूप में उसका परिणाम देता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, स्क्रीन, प्रोजेक्टर इत्यादि। तो जैसे कि मैं बता दूं, इनपुट डिवाइस वो होता है जो कि हम लोग संदेश देते हैं, संदेश हम लोग निर्धारित करके देते हैं तो उसे हम इनपुट कहते हैं, और जो ग्रहण करता है उसे आउटपुट कहते हैं। जैसे कि हम लोग कीबोर्ड के द्वारा इनपुट दिए, इधर से लिखे और कंप्यूटर पे शो किया, तो कीबोर्ड हमारे इनपुट हो गया और कंप्यूटर पे जो शो किया वो तो आउटपुट है, वो तो आउटपुट शो कराता है, तो उसे हम लोग आउटपुट बोलेंगे। तो जैसा कि आप लोग समझ चुके होंगे, जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन में ईयरफोन लगाते हैं तो उसका जो इनपुट होता है तो वायर के द्वारा जो इनपुट हम लोग दे दिए, और जो मोबाइल में हम लोग ऐसे गाना सॉन्ग चलाते हैं तो वो हमारा इनपुट हो गया, और जो स्पीकर जो होता है, जो लीड हम लोग कान में लगाते हैं, वो स्पीकर जो है वो हमारा आउटपुट हो गया। हम लोग हाथ से इधर बटन पे प्रेस किए अपने मोबाइल में तो सॉन्ग चला तो इनपुट हो गया, और कान में जैसे ही हम लोग वो ध्वनि गई तो हमारा वो आउटपुट हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे इनपुट आउटपुट। ये अल्फा नंबरिक की होती है, और नंबरिक की ऐसे की होते हैं, इंड की, पेज अप की, पेज डाउन की, ऐसे ऐसे होता है। तो आप देख सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा इसमें क्या क्या होता है। मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करूँगा।
तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं नीचे लेके चलता हूँ प्रिंट वगैरह, मैं इसको भी बताऊंगा लेकिन अभी नहीं, थोड़ा DCA जो कोर्स है थोड़ा बीत जाए फिर मैं की का भी वो डालूंगा, कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। अब जान लेते हैं माउस क्या है एवं इसके प्रकार क्या है, उसको हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले आता है माउस, एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके जरिए आप कर्सर पॉइंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। इसमें होता है प्राइमरी लेफ्ट बटन और सेकेंडरी राइट बटन और स्क्रॉल व्हील बटन, डाउन और स्क्रॉल डाउन और अप आप लोग कर सकते हैं। तो लेफ्ट बटन, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं लेफ्ट बटन क्या होता है। अगर आप माउस का लेफ्ट बटन एक बार क्लिक करते हैं तो यह स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं किसी एक ऑब्जेक्ट को चुनता है, और यदि डबल क्लिक करते हैं तो प्रोग्राम ओपन हो जाता है। साथ ही साथ इस बटन की मदद से आप किसी भी एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट को ड्रैग या ड्रॉप कर सकते हैं। और राइट बटन से अगर आप माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं तो आप किसी चुने गए ऑब्जेक्ट के गुण को एक्सेस कर सकते हैं। स्क्रॉल बटन, इस बटन का इस्तेमाल किसी बड़े डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करके देखने के लिए किया जाता है। नोट, माउस के लेफ्ट बटन को राइट बटन में और राइट बटन को लेफ्ट बटन में बदला जा सकता है। माउस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मैकेनिकल माउस, ये माउस सबसे पुराना है, ये पहले के ज़माने में प्रयोग किया जाता था जो कि यूजर को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी। मैकेनिकल माउस के अंदर मेटेलिक या रूवर की बाल लगी रहती थी। जब हम इस रूवर बाल को पेड़ पर रख कर किसी भी दिशा में घुमाते थे तो माउस के अंदर स्कैनर लगा रहता था जो कि माउस की मूवमेंट को कैच करता था, और जब जाकर कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस राइटर मूव करता था। ऑप्टिकल माउस, ऑप्टिकल माउस की तरह ही होता है मगर सिर्फ इतना अंतर है कि एक केबल के द्वारा कंप्यूटर में कनेक्ट होता है। वायरलेस माउस उस कंप्यूटर को कहते हैं, उस माउस को कहते हैं जिसमें कि कोई केबल नहीं लगा हो। जैसे अब तो डिजिटल का आ गया है, वो तो वाईफाई लग जा रहा है, तो वायरलेस के द्वारा चल रहा है माउस, आप लोग देखे होंगे। वाईफाई के द्वारा कनेक्ट रहेगा फिर वो माउस चलेगा हमारा। आगे आता है मॉनिटर क्या है एवं इनके प्रकार क्या है। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसे हम लोग VDU यानी वर्चुअल डिस्प्ले डिवाइस भी कहते हैं। मॉनिटर कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है। अब स्क्रीन पर एक क्या दिखाएगा ये आपके एप्लीकेशन और आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मॉनिटर कई तरह के होते हैं। CRT, यह मॉनिटर आयताकार बॉक्स की तरह होता है जो पहले के जमाने में डेस्कटॉप कंप्यूटर के कुछ आउटपुट देखने के लिए किया जाता है मगर एक काफ़ी बड़ा और भारी होता है। LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाला मॉनिटर है जो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ आउटपुट देखने के लिए किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि CRT से कम हल्का होता है परंतु ये काफ़ी महंगा होता है। LED, लिक्विड इमिटेड डायोड, ये एक ऐसा मॉनिटर है जो आजकल सभी घरों में प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ आप इसे कंप्यूटर के साथ आउटपुट देखने के लिए भी कर सकते हैं। स्कैनर क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है जो कि चित्र या अक्षर को किसी अन्य सॉफ्टवेयर की मदद से हूबहू जैसा ही कैप्चर करता है और पुनः उसे एडिट करके अपने प्रिंट आउट करके किसी अन्य जगह पर प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग का प्रिंट आउट होता है उसी में स्कैनर होता है। हम लोग उसमें डॉक्यूमेंट को रख देते हैं और कंप्यूटर की सहायता से हम लोग स्कैन करते हैं तो फाइल जो होता है स्कैन करके हम उसकी डाटा को कंप्यूटर में कैप्चर कर लेता है और पुनः एडिट करके उसे प्रिंट आउट दे दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि स्कैनर लेजर किरणों का इस्तेमाल करती है और उसका आउटपुट रिजल्ट आपके मॉनिटर पर दिखाता है जो डॉक्यूमेंट आपने इस डिवाइस में स्कैनर करने के लिए डाला था। साथ में आपको बता दूं कि स्कैनर एक तरह के नहीं होते हैं, इसके कई प्रकार होती है। अब ये सब उसकी कंपनी साइज की कीमत उसके साथ साथ हमारी ज़रूरतों पर निर्भर करती है क्योंकि हमें जिस तरह का स्कैनर चाहिए उसी तरह का स्कैनर हम लोग खरीदेंगे। स्कैनर के कुछ प्रकार। फ्लैट बेड स्कैनर, मैं आपको बता दूं कि फ्लैट बेड स्कैनर का प्रयोग आजकल ज़्यादा होता है। हमें इस डेस्कटॉप स्कैनर भी कहते हैं, हम इसे डेस्कटॉप स्कैनर भी कहते हैं। डॉक्यूमेंट को इस स्कैनर पर सिर्फ रखना होता है और स्कैन कर देता है। आप इस स्कैनर पर किसी पुस्तक को भी स्कैन कर सकते हैं मगर एक बार में केवल एक ही डॉक्यूमेंट या पुस्तक को स्कैन किया जा सकता है, 2 या 3 बार से अधिक नहीं। फिर आता है सीड फीड स्कैनर, ये भी फ्लैट बेड स्कैनर की तरह ही होता है मगर इसके अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट को डालना होता है और ये स्कैनर उस डॉक्यूमेंट को धीरे धीरे अंदर की ओर खींचता है और वो डॉक्यूमेंट धीरे धीरे स्कैन होता है।
हालांकि इस स्कैनर में आप एक बार से कई सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं, मगर इसके अंदर पुस्तक को स्कैन नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके ट्राय में उतना जगह नहीं होता है। फिर आता है हैंड हेल्प स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर, इसके नाम से ही पता है कि हैंड का सहारा लेना पड़ेगा। इस स्कैनर का प्रयोग किसी छोटे मोटे टेक्स्ट को स्कैन करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो कहीं कहीं स्टोर पे आप लोग स्कैन करते हैं, मशीन के द्वारा स्कैन किया जाता है और उस पर ये स्कैन करेगा, तुरंत ही मूल्य उसका बता देगा कितने का है, किस कंपनी का है, सब इसमें स्कैन करके बता देगा। आप जिस टेक्स्ट को स्कैन करना चाहते हैं तो आपको वहां पर इस स्कैनर को ले जाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बोला, आजकल ये ड्रम स्कैनर, आजकल ये स्कैनर बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में आ रहा है क्योंकि इस स्कैन से ये छोटे छोटे इमेज को भी बहुत आसानी से स्कैन किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी यही खासियत है, इसके लिए यह स्कैनर का प्रयोग पुस्तक छापने या प्रकाशन वाली कंपनियों बहुत ज़्यादा करती है। तो आगे चलते हैं। इसके अलावा भी वर्तमान समय में कई प्रकार के स्कैनर आ चुके हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग स्कैनर हो सकते हैं। जैसे OMR आंसर शीट जांच करने के लिए OMR स्कैनर, बार कोड जांच करने के लिए BCR स्कैनर, हॉस्पिटल के लिए कोई और स्कैनर होता है। प्रिंटर क्या है, इसके प्रकार को समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्रिंटर के आउटपुट डिवाइस है जो कि किसी भी दस्तावेजों को, चित्रों को कागज या अन्य कॉपी पर प्रिंट करता है और कंप्यूटर के सॉफ्ट डाटा को हार्ड कॉपी में बदलता है। प्रिंटर के प्रकार, वर्तमान समय में कई तरह के प्रिंटर उपलब्ध हैं जो कि अलग अलग कामों के लिए होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर, यह प्रिंटर एक एक अक्षर को प्रिंट करता है और ये जब प्रिंट करता है तब इस प्रिंटर में काफी ज्यादा मात्रा में आवाज निकलती है। इस तरह के प्रिंटर में अक्षर को प्रिंट करने के लिए छोटे छोटे पिन लगे होते हैं और उस पिन पर अक्षर बने होते हैं और उस पिन में स्याही लगे होते हैं जो कि वो किसी पेपर पर छप जाता है। मैं आपको बता दूं कि इस तरह के प्रिंटर का प्रयोग जब ज्यादातर लोग नहीं करते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज होती है। जैसे काफी ज्यादा मात्रा में आउटपुट आवाज का निकलना, किसी भी टेक्स्ट को धीरे धीरे प्रिंट करना, अच्छी क्वालिटी की मात्रा और आउटपुट प्रिंटिंग न देना चाहिए। इसके बाद आ जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक ऐसी प्रिंटर होती है जिसमें काफी मात्रा में पिनों की पंक्ति लगी होती है जो कि ये पिन कागज पर टकराते हैं और टकराने के बाद डॉट के रूप में एक समूह बनता है और फिर ये समूहों को डॉट्स मैट्रिक्स के रूप में समूह बना देता है जिससे कि एक एक करके टेक्स्ट या चित्र की छपाई होती है। और इसके बाद आता है कि ये प्रिंटर एक एक बार में एक अक्षर को ही प्रिंट करता है। इस वजह से इसकी गति काफी धीमी होती है, साथ ही एक काफी मात्रा में आउटपुट आवाज भी निकलता है जिसके वजह से लोग ज्यादा इस प्रिंटर को यूज नहीं करते हैं। इसके बाद आता है लाइन प्रिंटर। ये प्रिंटर एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है, इसलिए इसे लाइन प्रिंटर कहा जाता है। इस तरह की प्रिंटर के प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी तो नहीं होती है पर इसकी गति डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से काफी ज्यादा होती है। इसके बाद आता है ड्रम प्रिंटर। ये एक ऐसी प्रिंटर होती है जिसमें कि एक बेलनाकार ड्रम लगा होता है और ये ड्रम घूमती रहती है और इस ड्रम के ऊपर अक्षर छपा हुआ रहता है और जैसे जैसे ही ये कागज के संपर्क में आता है तो ये उस अक्षर को छाप देता है। उसके बाद आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो कि दूसरा प्रिंटर है। इस तरह के प्रिंटर में किसी भी अक्षर या चित्र को प्रिंट करने के लिए स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये स्याही पाउडर या इंक भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि इस तरह के प्रिंटर के द्वारा जब आप किसी भी अक्षर या चित्र को प्रिंट करते हैं तो उसकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है। साथ ही जब ये प्रिंटर चलता है तो ये आउटपुट आवाज काफी कम यानी ना के बराबर करता है, मगर ये इम्पैक्ट प्रिंटर से काफी महंगा होता है। इसके बाद आता है ए नंबर इंजेक्ट प्रिंटर। इस तरह के प्रिंटर में किसी भी अक्षर या चित्र को प्रिंट करने के लिए इंक का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक कैटेगरीज से भरा होता है। जब फुहार के रूप में कागज पर वो इंक पड़ता है तो छपाई होती है। इसकी स्पीड काफी ज्यादा नहीं होता है, लगभग 15 से 20 सेकंड में प्रति कॉपी करता है ये। इसके बाद बी नंबर पे आता है लेजर प्रिंटर। इस तरह के प्रिंटर किसी भी अक्षर या चित्र को प्रिंट करने के लिए किरणों का इस्तेमाल करती हैं। हम जब कंप्यूटर के द्वारा किसी भी डेटा को प्रिंटर में भेजते हैं तो लेजर किरणों की सहायता से इसके ड्रम पर चार्ज उत्पन्न कर देता है और इसके अंदर एक टोनर लगा हुआ रहता है जो चार्ज के कारण ड्रम पर चिपक जाता है और जब ड्रम घूमता है और उसके नीचे से कागज निकलता है तो टोनर कागज पर छपाई करता है, तो उसे हम लेजर प्रिंटर कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, इस तरह का प्रिंटर बहुत ही तेज गति से किसी भी अक्षर या चित्र की छपाई करता है। ये लगभग 1 मिनट में 200 से 250 पेज से भी अधिक प्रिंट कर देता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक
प्रिंटर, इस तरह का प्रिंटर को स्पीड काफी तेज होती है। इसका इस्तेमाल बड़े बड़े फॉर्मेट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। जब आप इस तरह का प्रिंटर से प्रिंट करते हैं तो काफी कम लगता है समय और वो प्रिंट बहुत जल्दी कर देता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, इस तरह का प्रिंटर की स्पीड काफी तेज होती है। इसका इस्तेमाल बड़े बड़े फॉर्मेट को प्रिंट करने के लिए होता है। जब आप इस तरह के प्रिंटर से प्रिंट करते हैं तो काफी कम समय लगता है और लागत भी कम लगती है। और स्पीकर क्या होता है? तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस होता है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है कि स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसको कंप्यूटर से गाने सुनने, वीडियो देखने या किसी अन्य तरह के आउटपुट साउंड के लिए इसे सीपीयू में कनेक्ट किया जाता है, तो उसे हम लोग स्पीकर कहते हैं। हेडफोन क्या होता है? हेडफोन भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जिसमें कि लेफ्ट और राइट तरफ दोनों तरफ छोटे छोटे स्पीकर लगे होते हैं। जब हम लोग इसे अपने सीपीयू में कनेक्ट करते हैं तो कंप्यूटर का आउटपुट साउंड इस हेडफोन से आने लगता है, जिससे हम आसानी से कानों में लगाकर सुन सकते हैं। इसके बाद आता है यूपीएस। क्या होता है? यूपीएस का पूरा नाम होता है यूनिटरप्यूटेबल पावर सप्लाई होता है, जो कि मेन पावर बंद होने पर काम करता है। एक्चुअल में इसका प्रयोग पर्सनल कंप्यूटर में किया जाता है, क्योंकि जब मेन लाइट चली जाती है तो इसे ऐसे में हमारा कंप्यूटर डायरेक्ट बंद हो जाता है, जिसके वजह से हमारा डेटा क्रैक यानी वहीं से खत्म हो जाता है। जैसा कि लाइट या जो डॉक्यूमेंट पर हम काम करते हैं वो डॉक्यूमेंट पूर्णतः सेव भी नहीं हो पाता है। साथ ही कंप्यूटर डायरेक्ट बंद होने के कुछ समय बाद सॉफ्टवेयर क्रैक हो जाता है और जो उसमें जो फाइल होती है वो करप्ट हो जाती है पूरी तरह से। हम लोग को कंप्यूटर बंद करने के लिए टाइम देता है, जितने में हम अपने डेटा को अच्छे तरीके से सेव कर सकते हैं। इसके बाद आता है यूपीएस का पावर सप्लाई लगभग 20 से 30 मिनट तक होती है, ताकि अचानक से लाइट चले जाने के बाद भी आपका कंप्यूटर डायरेक्ट बंद ना हो। जब सभी तरह के यूपीएस अलग अलग देर तक पावर सप्लाई कर सकता है, क्योंकि ये साइज, कीमत और उसकी कंपनी पर निर्भर करता है। अब आता है हम लोग का सीपीयू। क्या होता है? सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रचालन तंत्र होता है, जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, क्योंकि यही सारे निर्देशों को प्रोसेस करता है। मैं आपको बता दूं कि यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट निर्देशों को यह रिसीव करता है और उसके आधार पर सभी सॉफ्टवेयर को चलाता है और फिर बाद में उसे हमें आउटपुट के रूप में उसका रिजल्ट देता है, जो कि मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाता है। ठीक है, तो ये होता है सीपीयू। तो सीपीयू आप लोग देख सकते हैं कैसा होता है, ऐसे रहता है और इसका पार्ट रहता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देख सकते हैं कि एक सीपीयू के अंदर कई सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, अर्थात इसके भी कुछ भाग होते हैं, जैसे मदरबोर्ड, पावर सप्लाई यूनिट, फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर, हार्ड डिस्क ड्राइवर, रैम का पूरा फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और एक्सपेंशन कार्ड, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, स्पीकर, ईटीसी, जो आपको इन चारों इमेज में आपको दर्शाया गया है, आप इसमें देख सकते हैं। ये होता है सीपीयू और ये होता है सीपीयू के सारे पार्ट। ये होता है मदरबोर्ड और ये होता है सीपीयू के कई यूएसबी वगैरह लगाने के जगह होता है। इसमें VGA भी होता है। ठीक है, तो इसके बाद आता है मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें कि सभी डेटा और प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। अगर मेमोरी नहीं होता तो हमारा कोई भी डाटा या प्रोग्राम तुरंत नष्ट हो जाता है और हम उसे एक्सेस नहीं पाएंगे, एक्सेस ही नहीं कर पाते। जैसा कि मोबाइल में स्टोरेज होता है, वैसे ही ये मेमोरी का काम कंप्यूटर में भी करता है, जो स्टोरेज का काम करता है। 1 बिट, ये आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही यूनिट ऑफ मेमोरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूंगा जहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मेमोरी के प्रकार, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर सभी प्रोग्राम तथा इनपुट और आउटपुट डेटा स्थायी रूप से कुछ देर के लिए सेव होता है, और जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद या वो प्रोग्राम बंद हो जाता है जिसमें आप काम कर रहे होते हैं, तो वह डाटा समाप्त हो जाता है। इसके भी 2 प्रकार होते हैं। रैम अस्थाई और अस्थाई मेमोरी होता है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर कोई भी डाटा या प्रोग्राम को इनपुट करते हैं तो एक कुछ समय के लिए उस डेटा को सेव रखता है, और जैसे बिजली चली या कंप्यूटर बंद हो जाता है तो डेटा भी नष्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, जब हम किसी भी डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं तो वह डेटा सबसे पहले रैम में जाता है और उसके बाद सीपीयू अपने आवश्यकता के अनुसार वहां से प्राप्त करता है, इसलिए इसे अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि जितनी ज्यादा क्षमता वाली रैम आपके कंप्यूटर में होगी उतनी ही फास्ट कंप्यूटर वर्क करता है। रोम, रीड ओनली मेमोरी, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा मेमोरी होता है जिसका इस्तेमाल किसी भी डेटा को रीड यानी पढ़ने के लिए किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि एक अस्थायी मेमोरी होता है, इसलिए जब बिजली चली जाती है या वो प्रोग्राम बंद हो जाता है जिस पर हम काम कर रहे होते हैं, तो ये डेटा उसके अंदर अस्थायी रूप से सुरक्षित रहता है, कोई डेटा इसमें नष्ट नहीं होता है।
तो इससे एक फायदा है रीड ओनली मेमोरी से कि जिस प्रोग्राम पर हम लोग वर्क करते हैं प्रोजेक्ट पर, तो वो खत्म नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, उसमें सेव हो जाता है। ठीक है, तो इस मेमोरी के भी कुछ उदाहरण होते हैं। PROME, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इसका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिसिटी, इसका फुल फॉर्म है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर आता है द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी को वहाँ मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि ये CPU के बाहर होता है और ये सहायक मेमोरी के रूप में कार्य करता है, अर्थात आप किसी भी डेटा या प्रोग्राम को उसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अंदर कोई डेटा या प्रोग्राम कभी नष्ट नहीं होता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि स्टोरेज क्षमता काफी ज्यादा बढ़ती है। आप जितनी कीमत वाली मेमोरी खरीदेंगे उतनी ज्यादा आपको स्टोरेज दिया जाएगा। इसलिए कोई भी सलाह लेना चाहिए तो कंप्यूटर अगर लेना हो तो ज्यादा स्टोरेज और रीड वाली मेमोरी को देख कर लेना चाहिए। हार्ड डिस्क क्या होता है? हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर के सभी डाटा को स्टोरेज करने के लिए किया जाता है। जब चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट, वीडियो, सॉन्ग्स, ऑडियो, सॉफ्टवेयर या अन्य कई भी फाइलों को या डाटा को परमानेंटली स्टोर कर लेता है। पर हाँ, आप जब चाहे तब किसी भी डाटा को देख या डिलीट या फिर उस पर पुनः काम कर सकते हैं। हार्ड डिस्क का बहुत ही लाभदायक है। हार्ड डिस्क कई तरह के होते हैं। अब इसकी कंपनी और इसमें दिए जाने वाले स्टोरेज स्पेस पर निर्भर करता है। इसी अनुसार इसकी कीमत निर्धारित की जाती है। आप 80 GB, 160 GB, 320 GB, 480 GB, एक TB इत्यादि में से किसी एक स्टोरेज स्पेस को चुन कर सकते हैं और इसे खरीद सकते हैं, मगर आप अपने जरूरत के अनुसार ही खरीदें। ठीक है, अब आता है सब फ्लॉपी डिस्क। ये एक ऐसी एक्सटर्नल मेमोरी डिस्क होती है जिसमें कि आप बहुत ही कम मात्रा डाटा को रख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसका प्रयोग पहले के जमाने में किया जाता था, मगर CD, कंपैक्ट डिस्क फुल फॉर्म होता है CD का, पेन ड्राइव एवं अन्य एक्सटर्नल ड्राइव को आ जाने इसकी अस्तित्व जब अब खत्म हो चुकी है। फ्लॉपी डिस्क के अंदर एक गोलाकार चुंबकीय प्लेट होता है जिसमें कि सभी डेटा स्टोर होता है और वहीं से सभी डेटा को रीड किया जाता है। और इसके बाद आता है हम लोगों का, अगर आप इसके बीच में देखेंगे तो एक गोलाकार सीढ़ी की तरह दिखाई देगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये माइलर नामक प्लास्टिक की बनी होती है जिसके दोनों ओर चुंबकीय परत चढ़ी हुई होती है। CD कंपैक्ट डिस्क क्या होता है? ये भी एक एक्सटर्नल डिस्क ही होता है। इसके अंदर भी कई तरह के डेटा को रखा जा सकता है और उसे देखा या रीड किया जा सकता है। इसके अंदर आप कई तरह के चीजों को स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे फिल्म, वीडियो, सॉन्ग, ऑडियो, सॉफ्टवेयर इत्यादि। और मेमोरी डिस्क क्या होता है? ये भी एक तरह की एक्सटर्नल डिस्क होता है जिसमें कि आप कई तरह के चीजों को स्टोर करके रख सकते हैं, ऑडियो सॉन्ग, वीडियो सॉन्ग, फिल्म इत्यादि। DVD, ये भी एक तरह का एक्सटर्नल डिस्क होता है जो कि कंपैक्ट डिस्क के जैसा ही देखने में लगता है और काम भी लगभग दोनों का समान ही होता है, मगर इसमें कंपैक्ट डिस्क ज्यादा क्षमता होती है जिसमें कि आप अधिक से अधिक मात्रा में किसी भी डेटा को रख सकते हैं। फ्लैश डिस्क या पेन ड्राइव भी तो कहते हैं फ्लैश डिस्क को, ये भी एक एक्सटर्नल ड्राइव होता है जिसमें कि काफी मात्रा में डेटा को सेव करके रखा जा सकता है। इसकी खास बात यह है कि ये छोटे होने के साथ काफी सुविधाजनक भी होता है। आप जहां चाहें वहां इसे ले जा सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आज हमारा जो है कंप्यूटर, जो बेसिक जो कंप्यूटर था आज हम लोग का खत्म हो गया इस वीडियो में। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे पेंट, स्टार्ट करेंगे पेंट में क्या क्या होता है। ठीक है, तो खत्म हो गया हम लोग का कंटेंट्स में जितना भी था हम पढ़ा दिए। थोड़ा बहुत आपको दिक्कत आ रही होगी जो कि मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, तो इसके बाद से मैं सही से बोलूँगा और सही से पढ़ाऊँगा क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो से थोड़ा मैं इसमें वो हो गया हूँ, नर्वस हो गया हूँ, तो इसमें सही से पढ़ा नहीं पाया हूँ। लेकिन आगे जो होगा हम बढ़िया से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो भी गलती होगी आप क्षमा कर दीजिएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।